आज हमने टॉपिक लिया है सुप्रीम कोर्ट इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये टॉपिक हमने लिया है विथ रेफरेंस टू क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सिविक्स, सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी के रेफरेंस से हमने ये टॉपिक लिया है। तो अगर हम अगर इंडियन जुडिशियरी सिस्टम की बात करें तो इंडियन जुडिशियरी सिस्टम जो है तो उसमें जो अपेक्स कोर्ट है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। उसके नीचे कुछ हाई कोर्ट आते हैं, फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट आते हैं। बट आज आज इस वीडियो में हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है तो उसके नीचे जो है जूनियर कोर्ट कह सकते हैं हम कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। तो इंडिया में हाई कोर्ट आते हैं तो हर एक स्टेट के पास लगभग सारे जो स्टेट है उनके पास अपना अपना इंडिविजुअली हाई कोर्ट है। तो हाई कोर्ट के नीचे हर एक स्टेट में क्या होता है तो हर एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं या स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल हो सकता है व्हिच हेल्प्स हाई कोर्ट इन देयर डेली फंक्शनिंग। तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो दिस इज द हाईएस्ट कोर्ट एंड फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दे दिया तो आप उस कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन है तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ, उसमें रिव्यू ले सकते हैं शायद, बट देयर आर वेरी लेस चांसेस दैट यू मे गेट अ रिव्यू वंस अ डिसीजन इज गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट, दैट इज द फाइनल। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है तो एस्टेब्लिश हुआ था 28 जनवरी 1950 में इंडिया में। लोकेशन इसका न्यू दिल्ली में है। तो इसके पास पावर है ऑफ जुडिशियल रिव्यू। वो खुद के जो भी डिसीजन दिए हैं उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू दे सकते हैं। या अदरवाइज मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट ने या किसी भी स्टेट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसने कुछ अगर मान लीजिए लॉज बनाया है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एज पर द सुप्रीम कोर्ट, सो दे कैन डिक्लेयर दैट लॉज एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो सुप्रीम कोर्ट को जो है तो उसको गार्डियन माना जाता है ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड इवन इट इज आल्सो गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो। तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो अपील हियर करता है ऑफ द लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट में क्या आएंगे तो हाई कोर्ट आएंगे या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ सकते हैं, आपके सेशन कोर्ट आ सकते हैं, अदर ट्रिब्यूनल आ सकता है कि जो जिनके डिसीजन है तो उनकी अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। तो इट सेटल्स द डिस्प्यूट बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज। अगर मान लीजिए अलग अलग स्टेट के गवर्नमेंट बॉडीज या एक ही पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नमेंट बॉडीज में अगर डिस्प्यूट है तो वो रिजॉल्व करने का भी काम भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इट प्रोवाइड्स एडवाइजरी ओपिनियन एट द प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट। अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट साहब के अगर इंडिया के जो प्रेसिडेंट है अगर उनको कुछ एडवाइस चाहिए तो उस केस में एडवाइजरी जो जुरिस्डिक्शन जिसको कहते हैं तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। तो ऐसा नहीं कि कंपल्सरी कि प्रेसिडेंट ने कुछ मांगा है तो उसके ऊपर कमेंट सुप्रीम कोर्ट करे ही। हाँ, और उसके बाद मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कमेंट किया है या उनको कुछ एडवाइस किया तो ये भी मैंडेटरी नहीं है कि प्रेसिडेंट को वो मानना ही पड़ेगा बात। बट ठीक है, मीन दोनों के लिए कंपल्सरी नहीं है, बट एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट इज हैविंग एन दैट अथॉरिटी ऑफ एडवाइजिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ सम ओपिनियंस। तो जो कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया। तो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी अगर डिसीजन दिया है तो जो इंडिया में जितने भी कोर्ट्स है या ट्रिब्यूनल्स है तो उन सारों पे ये जो डिसीजन है वो बाइंडिंग रहेगा। तो ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट कहाँ-कहाँ काम कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट जो है, तो उसका जो ज्यूरिसडिक्शन है ओरिजिनल अपील। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि पहली बारी वो केस कौन हियर कर रहा है, तो पहली बारी केस हियर करेगा सुप्रीम कोर्ट। जैसे फॉर एग्जांपल 2 स्टेट में अगर कोई डिस्प्यूट है या कोई 2 इंडिया में बॉडीज़ है, गवर्नमेंट बॉडीज़ है, जो अलग-अलग स्टेट की, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो ओरिजिनली जो ज्यूरिसडिक्शन आएगा, वो सुप्रीम कोर्ट का ही आएगा डायरेक्टली। अपेलेट यानी कि अगर किसी ट्रिब्यूनल ने या किसी कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया है एंड पीपल आर नॉट हैप्पी विद दैट और दैट पर्टिकुलर पार्टी इज नॉट हैप्पी विद दैट डिसीजन, देन दे कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन यानी प्रेसिडेंट जी को अगर कुछ ओपिनियन चाहिए ऑन लीगल मैटर्स देन सुप्रीम कोर्ट कैन गिव देयर एडवाइस। अपील्स क्या होता है? इट हियर्स अपील्स फ्रॉम द हाई कोर्ट्स एंड अदर ट्रिब्यूनल। कुछ ट्रिब्यूनल ऐसे होते हैं कि जिनका अपील डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं एंड लेकिन देयर आर सम लाइक ट्रिब्यूनल कि जिनका अपील आपको हाई कोर्ट में करना पड़ सकता है। तो अगर मान लीजिए अगर उस पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल का अगर मान लीजिए डायरेक्टली अपील सुप्रीम कोर्ट में होगा तो इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट कैन हियर दैट अपील। और हाई कोर्ट के जनरली जो भी डिसीजन होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकते हैं। तो
इट कैन गिव एडवाइजरी ओपिनियन ऑन लीगल मैटर्स रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जी ने अगर कुछ मांगा तो सुप्रीम कोर्ट में गिव द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। कंपल्सरी नहीं है कि देना ही पड़ेगा, बट सुप्रीम कोर्ट में गिव। जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जो भी डिसीजन है तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू ले सकता है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी एंड इवन गवर्नमेंट के लॉस के ऊपर भी। इट कैन रिव्यू लॉज एंड एक्शन टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव टू एंश्योर इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो भी लॉज अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने बनाए हैं या एग्जीक्यूटिव ने एक्शन कुछ ली है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है क्या नहीं, तो दैट सुप्रीम कोर्ट कैन डिसाइड। एस्टेब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन, तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट हैज बीन एस्टेब्लिश अंडर पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 124 से लेके 147 इट स्पीक्स अबाउट इंडियन सुप्रीम कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट है तो उसमें एक चीफ जस्टिस होता है एंड अदर 33 जजेस है करंटली। तो यानी कि एज ऑन डेट अगर बात करें तो चीफ जस्टिस एंड 33 जजेस यानी टोटल 34 जजेस आर वर्किंग इन सुप्रीम कोर्ट। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फेडरलिज्म जो है, अगर मान लीजिए कोई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है या दो स्टेट है, स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है या सेंट्रल गवर्नमेंट या और स्टेट गवर्नमेंट में कोई डिस्प्यूट है, या अदरवाइज मान सकते हैं कि कोई स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटोरी में कोई डिस्प्यूट है या अदरवाइज बिटवीन टू डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज में अगर डिस्प्यूट है, तो ये सारा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर इट कैन गिव इट्स ओपिनियन एंड डिसीजन। तो सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रेटर, यानी कि उसके ऊपर कुछ नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो फाइनल माना जाएगा। द अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम कोर्ट। इट्स डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। इट सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट। अगर मान लीजिए आर्टिकल 32 की बात करें, अगर फंडामेंटल राइट किसी पर्सन का या किसी पर्टिकुलर लोगों का अगर इन्फ्रिंज हो रहा है, ब्रीच हो रहा है, तो इन दैट केस वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, मान मान लीजिए अगर आप किसी भी कोर्ट के या ट्रिब्यूनल से अगर खुश नहीं है, तो इन दैट केस अगर जो फाइनल आपका जो हाईएस्ट अथॉरिटी रहेगा कि जो अपील कर सकते हैं जहां, तो दैट इज ओनली सुप्रीम कोर्ट। तो फाइनल अथॉरिटी इन लीगल मैटर उसके ऊपर कुछ नहीं है, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो ऑलमोस्ट वो पकड़ के चलिए कि वो फाइनली डिसीजन रहेगा एंड ऑल ओवर इंडिया में जहां भी इंडियन टेरिटोरी है तो वो वहां फाइनली माना जाएगा। इट डिसीजन बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, यानी कि जो भी कोर्ट है या ट्रिब्यूनल है उनके ऊपर वो बाइंडिंग रहेगा। गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट में हम आर्टिकल 32 में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं अगर हमारा फंडामेंटल राइट अगर कोई वायलेट हो रहा है तो। इट सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, तो सिटीजन हो, पर्टिकुलर एक सिटीजन हो या मोर देन वन सिटीजन हो या ग्रुप ऑफ सिटीजन हो, तो दे कैन अप्रोच इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट ब्रीच। तो जजेस क्वालिफिकेशन, जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट में उन्होंने एटलीस्ट मिनिमम 5 इयर्स एज अ जज काम किया हो, या अदरवाइज हाई कोर्ट अगर उन्होंने हाई कोर्ट में वकील की तरह एज अ वकील एडवोकेट की तरह ही शुड वर्क मिनिमम, ही और शी शुड वर्क 10 इयर्स मिनिमम। या अदरवाइज कोई प्रेसिडेंट जो है, तो अगर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में कोई बंदा है कि जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इट इज अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। बट इस केस में भी क्या है कि जब भी आपको किसी भी जज को क्वालिफाई करना है, देन इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आल्सो। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगर बात करें, तो जो पहले रिटायरिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ही शुड रिकमेंड हिज नेम, देन ओनली प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट। एंड दूसरी बात यह है कि जो सीनियोरिटी है, द मोस्ट सीनियर पर्सन विल बी अपॉइंटेड इन चीफ एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट। उसमें भी सीनियोरिटी किस पे बेसिस पे ली जाएगी, ऑन द बेसिस ऑफ ईयर दे हैव वर्कड इन एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। रिटायरमेंट एज सुप्रीम कोर्ट जज के लिए 65 इयर्स होता है। तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज इज बार्ड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग लॉ और अपीयरिंग बिफोर एनी कोर्ट और अथॉरिटी इन इंडिया। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, तो एक बार रिटायर्ड होने के बाद वो लॉ को प्रैक्टिस नहीं कर सकते या अदरवाइज किसी भी कोर्ट के सामने एज एडवोकेट या एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव या किसी भी अथॉरिटी के सामने लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो खड़े नहीं हो सकते, मीन दे कैन नॉट लाइक फाइट दैट केस। तो डिवीजन बेंच क्या है, तो डिवीजन बेंच जनरली क्या होता है कि मान लीजिए कुछ सब्सटेंशियल ओपिनियन या जजमेंट देना है, तो इन दैट केस टिपिकली जनरली जो डिवीजन बेंच होती है वो 2 जजेस की होती है।
तो इट हैंडल्स वाइड रेंज ऑफ केसेस, जैसे स्पेशल लीव पिटीशन हो गया या अपील्स एंड इंटरिम एप्लीकेशंस हो गए। तो ये जनरली डिवीजन बेंच के जजेस देखते हैं। फुल बेंच में जनरली मिनिमम 3 या 5 तक जजेस हो सकते हैं। दे एड्रेसेस मोर सब्सटेंशियल लीगल क्वेश्चन। अगर मान लीजिए बहुत बड़ा कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशनल का कोई लीगल क्वेश्चन है, तो दैट इज बीइंग हैंडल्ड बाय फुल बेंच एंड इट इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को इंटरप्रेट करने का काम जनरली फुल बेंच का होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अगर मान लीजिए बहुत ही बड़ा सवाल आ गया है कि जिसके ऊपर मान लीजिए दैट ओपिनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट केस, तो जो बेंच बनती है वो जनरली मिनिमम 5 जजेस की बनती है और उससे ज्यादा ही जजेस की बेंचेस बनती है। तो ये आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 में दिया है। एंड मैटर्स जो रेफर किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, वो आर्टिकल 143 में दिए है, यानी जिसको हम एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कह सकते हैं। तो जो लार्जेस्ट बेंच है आज तक का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो 13 जजेस का था, केशव नंदा भारती केस में। तो रिमूवल ऑफ जजेस, जज को कैसे रिमूव किया जा सकता है? जब ऑर्डर दे प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट तभी ऑर्डर दे सकते हैं जब भी उसका ऑर्डर, यानी कि वो जज को रिमूव करने का ऑर्डर या एड्रेस जो है वो पास किया जाना चाहिए बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा से भी वो पास होना चाहिए। और वो जो एड्रेस है वो दैट एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ टू थर्ड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी बोथ हाउसेस में उस दिन उस वक्त वोटिंग के लिए कितने लोग प्रेजेंट थे उसमें से टू थर्ड मेजोरिटी मिनिमम ईच हाउस का चाहिए। और वो ये होने के बाद प्रेसिडेंट उस पे साइन करेंगे। तो प्रोसीजर कहाँ लिखा है कि कैसे उनको रिमूव करना है? द प्रोसीजर इज गिवन इन द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। तो कौन कौन से ग्राउंड है कि जिसके ऊपर जजेस को रिमूव किया जा सकता है? अगर प्रूवन मिसबिहेवियर हो या इनकैपेसिटी हो। तो रिमूवल प्रोसेस जो है, तो इनिशिएट अभी तक जो है वो इनिशिएट किया था रिमूवल प्रोसेस अगेंस्ट वी रामास्वामी, जज है सुप्रीम कोर्ट के, एंड सौमित्रा सेन है, जज है सुप्रीम कोर्ट के। तो आज तक हिस्ट्री में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि नो जज हैज बीन रिमूव्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिमूवल प्रोसेस टिल टाइम, यानी कि किसी भी जज को आज तक रिमूव नहीं किया गया। हाँ, इनिशिएट हो गई है 2 जजेस के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के, बट आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को आज तक रिमूव नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके राइट्स क्या-क्या है? तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, अगर मान लीजिए कोई एज़ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगर अपॉइंट किया गया है, तो जब तक उनका रिटायरमेंट नहीं होता है, अदरवाइज़ उनका रिमूवल प्रोसेस उनके ऊपर नहीं आती है, तब तक उनको कोई भी उनके पोज़ीशन से निकाल नहीं सकता है। तो सैलरी एंड अलाउंसेस एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट जो भी उनकी सैलरी रहेंगे या अपॉइंट अलाउंसेस है, तो उनको किसी भी हाल में कम नहीं किया जा सकता। हाँ, उसमें अगर चाहिए तो उनके अलाउंसेस या सैलरी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन किसी भी हाल में जो भी उनके अपॉइंटमेंट के टाइम पे सैलरी अलाउंसेस है, उनको कोई कुछ भी कम नहीं कर सकता है, नॉट इवन पार्लियामेंट आल्सो। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, दे कैन इश्यू द रिट्स, डिफरेंट रिट्स गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर द फंडामेंटल राइट। तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उनके ऊपर वो क्या कर सकते हैं? तो दे कैन डू द सुपरवाइजरी एक्शन। राइट टू फेयर इंक्वायरी, अगर मान लीजिए किसी जज को मान लीजिए दोषी पाया गया है या उनके ऊपर कोई क्लेम किया गया है कि दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब परफेक्टली, तो जो उनको पूरे राइट्स रहते हैं इन देयर टू प्रूव देमसेल्फ एंड टू प्रूव देयर इनोसेंस आल्सो। और जब भी रिटायरमेंट हो जाता है, तो जनरली जो रिटायरमेंट हो जाता है, दे मे बी अपॉइंटेड एज आर्बिट्रेटर पार्टिसिपेट इन लीगल प्रोसीडिंग। तो यानी कि ऐसे कंपल्सरी नहीं है, बट लेकिन बहुत जगह पे दे आर बीइंग अपॉइंटेड एज आर्बिट्रेटर एंड दे आल्सो गवर्नमेंट कैन इंक्लूड देम इन लीगल प्रोसीडिंग। तो पार्लियामेंट कैन नॉट कर्टेल करंट पावर इन एनी केस, कैन इंक्रीज पावर। तो जो पार्लियामेंट है वो जजेस का जो भी करंट पावर है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, उनको किसी भी हाल में कम नहीं किया जा सकता है, या जो भी सिचुएशन है, लेकिन उनकी अगर पावर को इंक्रीज करना है तो पार्लियामेंट कैन डू दैट। सुयो मोटो कॉग्निजेंस क्या है कि मान लीजिए अगर किसी जज सुप्रीम कोर्ट के जज को लगा कि कोई भी मैटर जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो डायरेक्टली उस केस पे सुनवाई कर सकते हैं एंड दे कैन टेक दैट पर्टिकुलर मैटर इनटू हैंड एंड दे कैन स्टार्ट इंक्वायरी ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग।
तो इसको क्या कहा जाता है, सुयोमोटो कॉग्निजेंस। तो सुयोमोटो कॉग्निजेंस एग्जैक्टली जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है वो भी कर सकते हैं, एंड इवन हाई कोर्ट के जजेस भी कर सकते हैं, अगर वो पर्टिकुलर स्टेट रिलेटेड कनेक्टेड है तब। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको ये इसके डिटेल्स दिए हैं। If you like the effort and information, then please like the video and subscribe the channel and provide your valuable comment in the comment box or WhatsApp number 8055638591। Thanks for watching। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। Keep learning, keep growing। Thank you।